हेलो व्यूअर्स। भारत सरकार का शासन व्यवस्था पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है अध्यक्षात्मक सरकार। इसे हम डिटेल में जानते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर कार्य करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारे मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। विधि निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, परंतु भारतीय संसद की शक्तियों पर अनेक निर्बंधन हैं। इसका प्रमुख कारण है भारत में लिखित संविधान का होना, साथ ही संसद के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। साथ ही संविधान में उल्लिखित शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ न्यायिक पुनरावलोकन तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एवं मूल अधिकार जैसे उपबंध संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 145(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय विधि के सारवान प्रश्न संबंधी विनिश्चय में सुनवाई करने के प्रयोजन से गठित पीठ में न्यूनतम जजों की संख्या 5 सुनिश्चित करेगी, अर्थात ऐसे मामलों की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, हालांकि दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी का प्रावधान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारणतः पुरुष एवं महिलाओं की बुद्धि एवं चरित्र को। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। लोकतंत्र का विशिष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार की राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था तथा एक नैतिक एवं मानसिक भावना का नाम भी है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है, जिसकी व्यापक परिधि में मानव के सभी पहलू समाहित हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1980 के दशक में। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। वर्ष 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी। वर्ष 1983 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता की समस्या पर विचार विमर्श किया गया था। इसी बैठक के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारीय आयोग की नियुक्ति की गई, जिससे उपरोक्त तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी।
अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार की विशेषता है। यहाँ अध्यक्षात्मक को अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। इसे हम डिटेल में जानते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जनता व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के प्रधान राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का चुनाव अलग अलग करती है। ये दोनों एक राष्ट्रपति के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधि निर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमशः उत्तरदायी हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। हम इसे डिटेल में जानते हैं। शासन अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष भी है। और ऑप्शन नंबर दूसरा है, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती हैं। हम इसे डिटेल में जानते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख राज्य का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका परस्पर एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। जैसे अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारी अधिकारी वीटो का प्रयोग करते हुए विधायी कार्यों को रोका जा सकता है और बाद में कानून निर्माताओं के बहुमत से वीटो को रद्द किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के प्रकार की प्रमुख विशेषताओं के साथ सम्मिलित करना है। तो मुझे लगता है कि हम इसका सही आंसर ही चुन लेते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ई का ए की जोड़ी मिलान है ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि संस्थात्मक सरकार जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व इसकी विशेषता है। अध्यक्षात्मक सरकार की मुख्य विशेषता शक्ति पृथक्करण है और संघीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता शक्तियों का विभाजन है और एकात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता शक्तियों का केंद्रीकरण है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा है कि भारतीय संघवाद भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए प्रकार का संघवाद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविले ऑस्टिन। तो ग्रीनविले ऑस्टिन ने कहा है कि यद्यपि भारत के संविधान ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया, तथापि इसके राज्यों को कमज़ोर भी नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ की राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। अब इसे हम डिटेल में जानते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि एक सशक्त केंद्र द्वारा देश के बृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का निर्माण किया गया है तथा प्रशासनिक सुविधा की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई है, जो कि कनाडाई मॉडल से समानता प्रदर्शित करती है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिए जाने के कारण राज्यसभा में सीटों की संख्या का असमान वितरण दृष्टिगत होता है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने तथा
केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निपटारे के ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि संघीय प्रणाली के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के निर्वाचन में न्यायालय का प्राधिकार है और परिसंघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण है, जबकि भारतीय राजनीति प्रणाली में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। विदित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें शासन सत्ता का विभाजन स्पष्टतः दो आधारों पर संचालित होता है, जिसमें एक तरफ केंद्र तथा संघ तथा दूसरी तरफ राज्य सरकारें होती हैं। शक्तियाँ केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजित रहती हैं और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। एक संघात्मक शासन व्यवस्था में कुछ आधारभूत तत्व अवश्य होने चाहिए, जैसे लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, संविधान की अपरिवर्तनशीलता। और पांचवा है स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका और या न्यायपालिका का प्राधिकार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि संघीय प्रणाली में सरकार की विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय राज्य के मानकों के विपरीत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि सामान्य अखिल भारतीय सेवा और एक एकीकृत न्यायपालिका संघीय राज्य के मानकों के विपरीत विशेषता है। विदित है कि भारत संघात्मक बनाने का प्रावधान सर्वप्रथम 1935 के अधिनियम में किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। ये दोनों प्रश्न ऑप्शन ही सही है। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, अतः राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अर्थात राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम समान नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह नए राज्य बनाने, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने एवं किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना कर सकती है। इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था को विनाशी राज्य का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति यानी केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, किंतु इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य एवं केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है। हम इसे डिटेल में जानते हैं
भारतीय संघ व्यवस्था में संघात्मक शासन के प्रमुख रूप से निम्न लक्षण हैं। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में शक्तियों का विभाजन। लिखित संविधान। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका। और इसमें नोट है कि राज्य एवं केंद्र एक दूसरे के समकक्ष हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषता अंतर्विष्ट होती है? इसका सही आंसर है अर्ध संघात्मक यानी कि क्वैसी फेडरल। अब इसे डिटेल में जानते हैं कि केंद्र सरकार और इकाइयों के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों को एकात्मक और संघीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकात्मक सभी शक्तियां या अधिकांश केंद्र में निहित होती हैं और संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? इसमें सही आंसर होगा कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद और एकात्मवाद दोनों के लक्षण समाहित हैं। संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों अर्थात राज्य को नहीं बल्कि संघ को प्राप्त हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? इसका सही आंसर है न्यायपालिका को। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बटी होती हैं। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होती है। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हों। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ध्यातव्य है कि संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिका समझते हैं, और इसका कारण है भारत में दोहरी राज व्यवस्था नहीं है। इसका सही आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था अमेरिका जैसी नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन है। इसका तात्पर्य यह है कि संघ राज्य के लिए सरकारें अलग अलग और अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिकी क्रांति 1775 से 83 के बाद 1787 में अमेरिका ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान द्वारा। हम इसे डिटेल में जानते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा होता है, जैसे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियां और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है, जिसके लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही सर्वोच्चता प्रदान की गई है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच अधिकार विभाजन का आधार होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषताएं हैं। दोनों देशों में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अमेरिका में संघ की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, जबकि भारत में शक्तियों के वितरण में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास हैं। दोनों देशों में सर्वोच्च न्यायालय है तथा दोनों देशों में लिखित संविधान है, परंतु भारत में एकहरी शासन व्यवस्था संगठन है। परंतु भारत में एकहरी न्यायिक संगठन है, जबकि अमेरिका में एकहरी न्यायिक संगठन नहीं है। अतः उत्तर सी सही है। यद्यपि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ कराने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ कराने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीतिक तो है किंतु संवैधानिक नहीं है, वह है। इसका सही आंसर है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। हम इसे विस्तार से जानते हैं कि स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस पार्टी का ही एकल प्रभुत्व था, जिसमें केंद्र व राज्य के बीच केंद्रीय संघवाद की प्रकृति को बढ़ावा मिला। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलेक्जेंड्रोविच। हम इसे डिटेल में जानते हैं। एलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलापन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं, और इसमें कारण है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्य को राज्यों का संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान में एकात्मक एवं गैर संघीय तत्व भी विद्यमान हैं, जैसे सशक्त केंद्र, एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका आदि। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। तो पहला ऑप्शन है ये चारों एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों से सुलझाने के लिए तंत्र। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में
संघ और राज्य के बीच संबंध, राज्य के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही उत्तर का भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या है। इसमें हम पढ़ लेते हैं कि ए कहा गया है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और इसमें कारण है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। अब हम इसी डिटेल में जानते हैं। के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, यानी भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि भीमराव अंबेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जेनिंग्स। हम इसे डिटेल में जानते हैं कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला एक संघ शासन की संज्ञा दी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुके हुए संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान करता है क्योंकि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की सबल प्रवृत्ति। भारतीय संविधान आपातकालीन परिस्थितियों में पूर्णतः एकात्मक संविधान का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सरकार को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में बांटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि फ्रांस के राजनीतिक विचारक मॉन्टेस्क्यू ने सरकार को गणतंत्रीय, राजतंत्रीय और स्वेच्छाचारी में बांटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है। शक्तियों के पृथक्करण का यह सिद्धांत विभिन्न अंगों के बीच सरकार के विधायी, कार्यपालिकीय और न्यायिक कार्यों के विभाजन पर जोर देता है। यह सरकार द्वारा मनमानी करने की संभावना को कम करता है क्योंकि तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं। यह सीमांकन किसी भी शाखा द्वारा अत्यधिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकता है। इस प्रकार यह लोकतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है।